हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्साला। तो आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ के सैम्पल क्वेश्चन पेपर। तो पिछले वीडियो में हमने 5 नंबर क्वेश्चंस तक कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग कुछ आगे के क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ ऑब्लिक आर द कंपोनेंट्स ऑफ द सोशल इन्वायरमेंट। यानी कि ये जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, 5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे, ये 5 पॉइंट्स में से कौन सा सोशल इन्वायरमेंट का कंपोनेंट है, ये हमें बताना है। यहाँ पे इज़ और आर इसलिए ऑब्लिक में दिया है क्योंकि यहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट भी हो सकते हैं या एक पॉइंट भी हो सकता है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पहला लिखा है, रेट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ इंक्रीज बाई 2% लीडिंग टू अ हायर टोटल कॉस्ट फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेस। यहाँ बोला जा रहा है कि इन्फ्लेशन रेट बढ़ गया है 2% से, जिसके वजह से क्या हुआ, बिजनेस एंटरप्राइज जो है उसकी जो टोटल कॉस्ट है वो भी बढ़ गई है। दूसरा पॉइंट दिया गया है, वेरियस स्पेशलिटी health food and grocery shops have opened in an area where fitness and health enthusiasts live। यानी कि जो लोग अपने फिटनेस या हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, एंथुजियास्ट हैं, ठीक है, तो उनके लिए हेल्थ फूड या ग्रॉसरी शॉप्स उनसे रिलेटेड बहुत सारे हमारे मतलब उस एरिया में खोले जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिखा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इन इंडिया हैज़ इम्प्रूव्ड ओवर द पास्ट 20 ईयर्स ड्यू टू एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बहुत अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर होने के कारण पिछले 20 सालों से यहाँ की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है वो भी इम्प्रूव हो गई है। A company in its human resource manual discloses a zero tolerance policy for racial discrimination and discriminatory practices against employees with disability। इसका मतलब है कि जो कंपनी है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनुअल डिस्क्लोज किया गया है, जिसमें जो एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस होती है, जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, ठीक है, उनके डिसेबिलिटी को लेकर, उनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाई गई है, मतलब कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट है, द एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया प्रोहिबिट द एडवर्टीजमेंट दैट प्रमोट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट आर बैंड बाय लॉ। यानी जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल है इंडिया के, उसने कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने से बैन किया हुआ है, ठीक है, सॉरी, उनके एडवर्टीज़मेंट को मतलब रोका गया है, प्रोहिबिट किया गया है, जो कि लॉ के द्वारा बैन किए गए, मतलब लॉ के द्वारा उसे एडवर्टाइज करने के लिए रोका गया है। इसीलिए जो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल जो इंडिया के हैं, उन्होंने भी इसके एडवर्टीज़मेंट को रोक दिया है। तो इसके कुछ करेक्ट ऑप्शंस चूज़ करने हैं हमें। ए बोल रहा है ओनली 2, बी है 1 2 3, सी है 2 4 5 और डी है 2 3 4। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 3 और 4, क्योंकि ये तीनों ही सोशल इन्वायरमेंट के कंपोनेंट है। सोशल इन्वायरमेंट में कस्टम्स, वैल्यूज़, बिलीव्स, लाइफस्टाइल, सोशल एटीट्यूड, ये सब इंक्लूड होते हैं, ठीक है, सोशल इन्वायरमेंट में, और जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो स्टेटमेंट 2 में हमने पढ़ा कि लोग हेल्थ और फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारे शॉप्स खोले जा रहे थे, तो इसीलिए उनके लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। दूसरा स्टेटमेंट 3 जो है वो इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट में, क्योंकि वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, वहाँ की सोशल डेवलपमेंट हो रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं सोसाइटी से रिलेटेड है, तो ये सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। स्टेटमेंट 4 इसलिए क्योंकि ये हमें दिखा रहा है इक्वालिटी और एथिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रति, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, सोशल वैल्यूज़ के ये भी पार्ट है, तो इसीलिए ये भी सोशल इन्वायरमेंट के अंदर आएगा। तो आंसर हो जाएगा 2 3 और 4। 1 नंबर ऑफ जो पॉइंट है वो नहीं होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेशन दिखा रहा है, वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, और जो लास्ट लाइन था वो लॉ के द्वारा जो बैन किया गया है, तो उसके एडवर्टीजमेंट को भी प्रोहिबिट किया गया है, तो वो लीगल इन्वायरमेंट हो गया। सो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी 2 3 और 4।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच इंक्लूड डिसाइडिंग अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड टू द मार्केट फॉर सेल। यानी मार्केट में हम सेल के लिए जो भी वैल्यू हम ऑफ़र कर रहे हैं या कोई भी गुड्स या सर्विसेज ऑफ़र कर रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी, उसकी ब्रांडिंग, उसकी लेबलिंग, उसके फीचर्स को डिसाइड करना कौन से मार्केटिंग मिक्स के एलिमेंट में इंक्लूड होगा, ये हमें बताना है। तो पहला है प्रमोशन मिक्स, दूसरा है प्लेस मिक्स, तीसरा है प्रोडक्ट मिक्स और ये है प्राइस मिक्स। तो ये चारों ही मार्केटिंग मिक्स है, तो इसमें से कौन सा मार्केटिंग मिक्स होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट मिक्स। द प्रोडक्ट एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व डिसीजन अबाउट द फीचर्स, क्वालिटी, डिज़ाइन, पैकेजिंग, लेबलिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स में ही हम लोग ये सब चीज़ डिसाइड करते हैं कि उसका क्या फीचर्स होगा, प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी होगा, डिज़ाइन क्या होगा, पैकेजिंग कैसी होगी, लेबलिंग कैसा होगा, ब्रांडिंग कैसा होगा, जो भी गुड्स या सर्विसेज होंगे उनके। सो इट रेफर्स टू एनीथिंग ऑफ वैल्यू, कोई भी वैल्यू जो ऑफर किए जा रहे हैं मार्केट में, ताकि कस्टमर के नीड्स को, उनके वांट्स को सेटिस्फाई किया जा सके। तो उसके लिए कुछ भी डिसाइड करना वो आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर आएगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग फंक्शन होता है, तो उसके लिए जो करेक्ट स्टेटमेंट हो रहा है वो हम लोग को बताना है। तो पहला है, नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन द डेविएशन गोज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज इन इम्पॉर्टेंट एरियाज। तो जो एरिया में आप जितना जो भी डेविएशन आ रहा है, तो वो अगर सीमा पार कर जाए, यानी उतना लेवल तक आप सोचे भी नहीं थे, वैसा अगर कुछ ये आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो उसके लिए आपको कोई भी करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये पहला है। दूसरा बोल रहा है, डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर काउजेज। यानी कि जो भी कारण है डेविएशन होने के, उसको एनालाइज करना चाहिए। तीसरा है, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी डन ओनली आफ्टर द टास्क इज़ कंप्लीट। जब टास्क कंप्लीट होगा तभी आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करोगे। और लास्ट है, मैनेजर मस्ट कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी, अदरवाइज द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन मे सफ़र। तो मैनेजर को हर दिन चेक करते रहना चाहिए, नहीं तो फिर पूरा ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए सफ़र करेगा। तो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है कंट्रोलिंग फंक्शन मैनेजमेंट का? ठीक है, मैनेजमेंट का जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसके लिए कौन सा सही स्टेटमेंट होगा? सो इसका आंसर होगा, डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर काउजेज, यानी बी ऑप्शन। तो एक्सप्लेनेशन क्या है? इन द कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के कंट्रोलिंग फंक्शन में मैनेजर कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद प्लान परफॉर्मेंस। यानी जो भी उन्होंने प्लान किया था, ठीक है, उससे वो लोग एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं। अगर कोई डेविएशन आता है, दे मस्ट बी एनालाइज, तो उसको एनालाइज करना चाहिए, उसके कारण जानना चाहिए, सो दैट करेक्टिव एक्शंस कैन बी टेकन, ताकि हम लोग कोई भी करेक्टिव एक्शन उसके लिए ले सके। सो दिस हेल्प्स इम्प्रूव फ्यूचर परफॉर्मेंस एंड इंश्योर गोल्स आर अचीव एफिशिएंटली। इससे क्या होगा कि हमारा जो फ्यूचर परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर जाएगा और हमारा जो भी गोल है वो अचीव हो जाएगा एफिशिएंटली। ठीक है, ये आप लोग रियल लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो अपने एग्ज़ाम को लेकर, कि हम लोग जितना ज़्यादा अपने फॉल्ट निकालेंगे कि कहाँ पे चूक हो रही है, तो उस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका जो गोल है मार्क्स स्कोर करने का, वो आपका ईजिली एफिशिएंटली आपका गोल अचीव हो जाएगा। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा होगा? बी नंबर, डेविएशन शुड बी एनालाइज फॉर देयर कॉजेज। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो इसमें आपको एक पिक्चर दिया हुआ है और आपको उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, तो ये है लिखा है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, कैन यू रेफर मी। यानी ये कोई पर्सन है, आउटसाइडर है, जो एम्प्लॉय से कह रहा है कि क्या मुझे जॉब चाहिए, तो क्या आप मुझे रेफ़र करोगे। ये दोनों एम्प्लॉय हैं और ये आउटसाइडर है जो इनसे कह रहा है। सो आइडेंटिफाई, हमें आइडेंटिफाई करना है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टाइप ऑफ सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट डिपिक्टेड अबव। जो यहाँ पे सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट दिखाया जा रहा है, उसको उसके बारे में जो भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको बताना है हमें। करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, इनकरेक्ट।
सो हमारा पहला स्टेटमेंट है, मैनेजमेंट कैन अट्रैक्ट क्वालिफाइड पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी मैनेजमेंट जो है वो अट्रैक्ट करता है लोगों को कि वो ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट पोजीशन है, जो खाली जगह है, उसके लिए वो अप्लाई करें। दूसरा लिखा है, इट मे लीड टू डिससेटिस्फैक्शन एंड फ्रस्ट्रेशन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय जो पहले से काम कर रहे हैं उनके बीच कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन होती है, फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। Such employees are not likely to be good employees as their background is not sufficiently known। तो जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जिन्हें भर्ती लिया जाएगा, रिक्रूट किया जाएगा, उनके बैकग्राउंड के बारे में अच्छी तरीके से हमें जानकारी नहीं है। और लास्टली लिखा है, मैनेजमेंट हैज़ अ वाइडर चॉइस वाइल सेलेक्टिंग पीपल फॉर एम्प्लॉयमेंट। मैनेजमेंट के पास एक वाइडर चॉइस है, यानी बहुत बड़ा चॉइस है, मतलब बहुत सारे लोग आएंगे और उसमें से वो जो बेस्ट होगा उनको वो सेलेक्ट करेगा। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। वैसे इसकी आंसर हो जाएगी सी, सच एम्प्लॉयज़ आर नॉट लाइकली टू बी गुड एम्प्लॉय एज द बैकग्राउंड इज़ नॉट सफिशिएंटली नॉन। तो चलिए इसका रीज़न जान लेते हैं कि क्यों ये आंसर है, ठीक है। सो पहला लिखा है, एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट अलाउ द फर्म टू टैप इनटू अ लार्जर पूल ऑफ टैलेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट से क्या होता है कि हमें एक बहुत बड़ा पूल मिलता है टैलेंट्स का, जिसमें से हमें सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग उस वैकेंट पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं। और सेकंड है कि डिससेटिस्फैक्शन और फ्रस्ट्रेशन जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच जो आता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है कि व्हेन आउटसाइड कैंडिडेट आर हायर्ड, जब बाहर से कैंडिडेट लाए जाते हैं हायर पोजीशन के लिए, तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं उनको थोड़ा सा अनफेयर ट्रीट होता है। और इफ़ एक्सटर्नल रेफरल आर प्रायोरिटाइज ओवर इंटरनल प्रमोशन, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे होते हैं एम्प्लॉय हैं, वो लोग को प्रमोशन नहीं दिया जाता है और बाहर से लोगों को लाया जाता है, भर्ती किया जाता है, तो जिससे कि उन्हें बहुत ही अनफेयर ट्रीट होता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और डिससेटिस्फाई होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और लास्ट का भी देख लीजिए, डी नंबर, कि एक लार्जर पूल मिलता है मैनेजमेंट को, उसमें से वो सेलेक्ट करता है। तो वही लिखा है, एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड अ मच लार्जर नंबर ऑफ एप्लीकेंट। बहुत सारे एप्लीकेंट वहाँ पे आते हैं कंपेयर टू इंटरनल ट्रांसफ़र और प्रमोशन। क्योंकि हम लोग को, अगर हम लोग एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को ही प्रमोट करें तो हमें बहुत कम लोग मिलते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जबकि अगर आप बाहर से एक्सटर्नल रिक्रूट करोगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे टैलेंटेड लोग मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन सी जो बोला गया कि उसके बारे में हम लोग कुछ भी नहीं जानते, ये गलत है। इन रेफरल बेस्ड रिक्रूटमेंट द रेफर कैंडिडेट बैकग्राउंड इज़ यूजुअली बेटर नॉन एंड मोर ट्रस्टेड ड्यू टू द रेफरल्स रिलेशनशिप विद दैम। यानी जो एम्प्लॉय वहाँ पे काम कर रहे हैं वो किसी को रेफ़र करते हैं कि आप इन्हें ले लीजिए, ये बहुत अच्छा काम करेगा, तो वो एम्प्लॉय उसके बारे में बहुत अच्छे से जानता है, तो इसलिए उस पे भरोसा किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जाना जाता है, बल्कि हम लोग उसके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं और उस पे ट्रस्ट भी किया जा सकता है, क्योंकि वो रेफ़र रिलेशनशिप है, मतलब एम्प्लॉइज़, जो भी एम्प्लॉय उसे रेफ़र कर रहा है उससे उसका कहीं ना कहीं रिलेशनशिप है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। Now 10 number question, arrange the following element of communication process in the correct sequence। तो हमें communication process को correct sequence में करना है। तो यहाँ मीडिया है, मैसेज है, सेंडर है, डिकोडिंग है, रिसीवर है, फीडबैक है और इनकोडिंग है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो भी मैसेज भेजता है उसको हम लोग बोलते हैं सेंडर, जिसको मैसेज देना है, ठीक है। तो पहला नंबर तो थर्ड हो जाएगा। थर्ड किस में है, तो आप लोग देख सकते हो, दिस इज़ ए और बी, ठीक है। सेंडर को मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज सेंड करना है, तो मैसेज हो गया दूसरा, तो इट मीन्स कि ये बी ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए इसका एक एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सो यहाँ पे सेंडर कौन होता है, द पर्सन हु इनिशिएट द कम्युनिकेशन, यानी जो स्टार्ट करता है कम्युनिकेट करना। तो इसका हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे, ठीक है। पहले इसको समझ लेते हैं। तो सेंडर जो कम्युनिकेशन स्टार्ट करता है, फिर मैसेज जो सेंडर को मैसेज देना है, ठीक है, किसी को पहुंचाना है अपना मैसेज। इनकोडिंग तो जो मैसेज पहुंचाना है उसको वो या तो सिंबल या वर्ड या फिर गेस्चर में उसको चेंज करता है, कन्वर्ट करता है। मीडिया किस मेथड के थ्रू वो उसे ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब पहुंचा रहा है। डिकोडिंग जो रिसीवर है वो मैसेज को समझ रहा है। रिसीवर तो वही जिसके पास मैसेज आया, ठीक है, जो उसको पढ़ेगा। और फीडबैक तो फीडबैक लास्ट में वो मैसेज सुनने के बाद या पढ़ने के बाद या समझने के बाद वो उसका फीडबैक देगा, उसका रिस्पॉन्स करेगा।
अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे सेंडर जो है, सपोज वो मैनेजर है, मैनेजर चाहता है मैसेज देना कि हमें फ्राइडे तक काम कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सेंडर हो गया मैनेजर और उसने उसे मैसेज देना है कि फ्राइडे तक काम कंप्लीट होना चाहिए। इनकोडिंग क्या हो गया, लाइक वो उसके लिए ईमेल लिख रहा है, उसमें सुटेबल वर्ड्स खोज रहा है, फॉर्मेट में उसे लिख रहा है, ठीक है। मीडिया क्या हो गई, ईमेल, जो कि इंटरनेट के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। डिकोडिंग क्या हो गया, अब उस ईमेल को रिसीवर जो है वो समझ रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है। देन रिसीवर तो वही है जिसके पास वो ईमेल गया, ठीक है। और फीडबैक, अब रिसीवर उस ईमेल को समझने के बाद उसका रिस्पॉन्स करेगा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग और क्वेश्चंस देखेंगे। अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। और अगर आप नए हो तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।